हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप हरियाणा यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी आज की ये वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ज्योग्राफी सब्जेक्ट फॉर योर अपकमिंग हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर द स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ऑलरेडी दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन का। किसी भी तरीके की आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएं, चाहे वो किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है हर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड आई नो दैट मेनी ऑफ अस एस्पिरेंट्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को स्टडी करके रखा हुआ है। लेकिन जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हु आर इन सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, हु आर इन सम काइंड ऑफ डिलेमा कि किस तरीके से हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी की खास बात दोस्तों क्या है कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जो सिलेबस हम लोगों को दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उस सिलेबस में बहुत ही कम लाइनें लिखी होती हैं, लेकिन वो पूरे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को कवर कर लेती हैं। तो ज्योग्राफी जितना वास्ट सब्जेक्ट है, चाहे वो वर्ल्ड की पूरी ज्योग्राफी की बात हो, चाहे इंडिया के ज्योग्राफी की बात हो, इसको प्रिपेयर करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत आसान काम नहीं है। और कई बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता, ये जज नहीं कर पाते कि हमें कितने लिमिट में कौन से टॉपिक्स को, ज्योग्राफी के कौन से माइक्रो सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। तो इसीलिए आज का सेशन हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को किस तरीके से एफिशिएंटली प्लान्ड तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन होने वाली है, ये प्रिपरेशन भी हमारे एक प्रोसेस के थ्रू चलेगी। इस प्रोसेस में हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रिपरेशन के प्रोसेस को, और हम अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी के एग्जाम का। अगर हम हरियाणा सिविल सर्विस की बात करेंगे तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से हमें एक सेट सिलेबस दिया गया है। और उस सिलेबस का फायदा क्यों है, क्यों वो सिलेबस हमें दिया गया है? बिकॉज दैट सिलेबस हेल्प्स अस टू फिल्टर आउट सम अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आवर सब्जेक्ट। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। किसी भी तरीके की ज्योग्राफिक फिनोमिना, ज्योग्राफिक लैंडफॉर्म, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का पार्ट बनती हैं। लेकिन जो सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया है बाय दी सर्विस कमीशन, वो सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन हम लोगों को बता देता है कि ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक्स को, कौन से पार्ट्स को जो है हम लोग स्टडी करने जाएंगे। इस वजह से सिलेबस सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, तो सिलेबस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सिलेबस आपको सबसे पहले पता हो। उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स अगर दिए गए हैं तो वो टॉपिक्स कौन से हैं, कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या कुछ टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो चीज हमें सिलेबस से पता लग रही है? तो सिलेबस को रीड करने का, सिलेबस को समझने का, सिलेबस को अपने माइंड में बिल्कुल प्रिंट कर लेने का फायदा क्या है कि यू विल नेवर एवर स्टडी some irrelevant facts or irrelevant knowledge। देखो, हमें इस एग्जाम को जब पास करना है तो दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहां पर आपको कुछ सेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेकर नहीं आने हैं, यहां पर आपको बाकी सभी एस्पिरेंट्स से जो आपके साथ पेपर दे रहे हैं उनके साथ कंपीट करना है, उनसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। राइट, सो दिस इज द नॉट अ क्वालिफाइंग एग्जाम बट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ये चीज मैटर करती है कि आपकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स किस तरीके की है। और अगर आपको सिलेबस पता है, आपको पता है कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर से मुझे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बहुत ऑब्वियसली आप बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। राइट, लेकिन सभी एस्पिरेंट्स जो भी हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, सभी को इसलिए सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस को रीड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना चाहिए दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा कि किस तरीके का हमें सिलेबस दिया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। उस सिलेबस को जब आप पहली बार पढ़ते हो तो अचानक से पहली बार रीडिंग में ही आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इस वजह से सिलेबस को
जो कि वास्ट सिलेबस है उसको फिल्टर आउट करके हम टॉपिक्स वाइज सेग्रीगेशन करते हैं, टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं अपने सिलेबस को। इससे फायदा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा उन टॉपिक्स को स्टडी करना। सो आपकी जो ईज ऑफ प्रिपरेशन है वो ईज ऑफ प्रिपरेशन इंक्रीज हो जाती है। हो सकता है कि सिलेबस को रीड करने के बाद आपको पता लगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अराउंड 50-60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आ गए, तो ये तो सिलेबस हमारा कम नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर भी कर पाओगे। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, इस एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने सीधा सीधा सिलेबस देख लिया, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स के लिए बुक्स खरीद ली, नोट्स खरीद लिए, कोचिंग कर ली और सब चीज जो है हम लोग पढ़ लेंगे, एक बार में पढ़ लेंगे और एग्जाम में जाकर के वो सारी नॉलेज हम रिप्रोड्यूस कर देंगे, एग्जामिनर को बता देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ज्योग्राफी जैसे वास्ट सब्जेक्ट को, वास्ट सिलेबस को आपको रीड करना है, तब जरूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर करते हुए चलें। आप टाइम के साथ देखते रहें कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स मेरे से छूट गए हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस एग्जाम को देने से पहले आपको पता होगा कि मेरी तैयारी किस तरीके की है, क्या मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए थे उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर मैंने कवर नहीं किया है कुछ टॉपिक्स को और उन टॉपिक्स पे मेरी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे अटेम्प्ट को इस साल देना है या अगले साल देना है, या फिर उन बचे हुए टॉपिक्स को किस तरीके से स्टडी करना है। ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता हो कि अगर टॉपिक्स तो मुझे पता चल गए, लेकिन ये टॉपिक्स मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कहां से, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द कंटेंट फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्या मुझे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से ये सारे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, या फिर मुझे कोई स्टैंडर्ड बुक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज की जाती हैं, क्या उन बुक्स से मुझे नॉलेज आ जाएगी, या फिर मुझे किसी इंस्टीट्यूट से किसी जगह जाकर कोचिंग करनी पड़ेगी तब मुझे समझ आएगा। तो ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन टॉपिक्स को कहां से कवर किया जाए, कहां से उन टॉपिक्स को पढ़ा जाए, कितनी डिटेल में उन टॉपिक्स को पढ़ा जाए, वो चीज भी आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ और द स्टेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस देख लिया, सिलेबस में इस समय पता लग गया कि ब्रॉड आउटलाइन क्या है, जो चीजें हमसे पूछी जाएंगी। उसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मटेरियल कहां से मिलेगा, उन टॉपिक्स में से हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। हम अपना स्केड्यूल बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन को मॉनिटर भी कर सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं कि अगर मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ रही हूं तो कितने टॉपिक्स मेरे कवर हो गए, ये चीज भी हम लोगों को पता चलेगी। देन कम्स द स्टेज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का पेपर आया है, किस तरीके का पेपर आया है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। वंस यू डू दैट आपको पता चलेगा कि कितना इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत है हमारे एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहूं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, इस ज्योग्राफी के सिलेबस में एक टॉपिक है दैट इज योर टॉपिक ऑफ सेस्मिसिटी। सेस्मिसिटी का मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। तो कितनी डिटेल में प्रीलिम्स में वो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, अर्थक्वेक्स के फिनोमिना को हमें ऊपर से स्टडी करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है, या बहुत डिटेल में जाकर हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना होगा। ये चीज हमें पता लगेगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो भी लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं उनको आप लोगों को देखना है और फिर देखना है कि कितना डिटेल में हर टॉपिक को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आफ्टर दैट कम्स द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी नोट मेकिंग खुद करते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं नोट मेकिंग अपने हाथों से नहीं करते हैं, वो नोट्स को कहीं से प्रोक्योर करते हैं। किसी भी तरीके से आप करें, लेकिन नोट्स आपके पास होने जरूरी हैं। जब आपने सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करने चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखी है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होगी? क्या आप कोई भी ज्योग्राफी की बुक उठा के तुरंत उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको सिलेबस पढ़ा, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने फाइंड आउट किए कि क्या चीजें जो है हमें पढ़नी होंगी। उन टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितनी डिटेल में क्वेश्चंस आए हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, वो चीज आपको पता लगी। उसके बाद आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे।
और ये कंटेंट जो है बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि इसी कंटेंट को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले भी जो रिवीजन आप लास्ट मोमेंट पे करने वाले हैं वो भी इन्हीं नोट्स की होगी। तो कितना अच्छा और कितना सक्सेसफुल आपका अटेम्प्ट होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपने नोट्स सिंसियरली बनाए हैं, उन नोट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ तो नहीं दिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और अगर आप नोट्स बनाते हो तो जो आपका मॉनिटरिंग वाला काम है, ये मॉनिटरिंग वाला काम भी ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है? व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि किसी भी तरीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किया था उसका 200 से 250 वर्ड का मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। किसी भी तरीके का जो टॉपिक है, चाहे वो हमारा वॉल्केनिज्म है, सेस्मिसिटी है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, क्लाइमेट में हीट बजट है, एटमॉस्फेयर है, ये जो भी अलग अलग टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी का पार्ट हैं, उन टॉपिक्स में से हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का 200-250 वर्ड्स का आपके पास एक नोट होना चाहिए, जहां पर सारी बेसिक चीजें होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन देखो रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आपके सामने, आपके माइंड में सीधा ये जो नोट्स आपने बनाए थे वो नोट्स आ जाने चाहिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन की रेलेवेंस होगी, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसके हिसाब से आप उन चीजों को याद करके अपना आंसर देंगे, राइट? सो नोट मेकिंग, दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ऑलरेडी अपने हाथों से नोट्स को बना रहे हैं, बुक्स को पढ़ के या अलग किसी दूसरे स्टूडेंट के, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को लेकर के अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं खुद अपनी हैंड राइटिंग में, अपने हाथों से, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक बार नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन वहीं हो जाती है। हम एक बार जब आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया तो एक बार तो रिवीजन खुद हो गई, उसके बाद उस नोट्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे, देन दैट विल बी वेरी इजी टू रिकलेक्ट और रिमेंबर एट द एग्जामिनेशन हॉल। लास्ट में जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीजें आपको करनी है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। आपका एग्जाम कब है, किस दिन आपका एग्जाम है, उसके कितने टाइम पहले आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, और वो तैयारी में आपको सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं पढ़नी, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा इजी हों, आपको ज़्यादा इजी लगे क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट हो सकता है उतने ईजी आपको ना लग रहे हों। लेकिन ये सारा सिलेबस ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट की पूरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास। उस शेड्यूल के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइमली कवर होने चाहिए। इसके बाद मेरे पास रिवीजन का टाइम भी बचना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले, और यही टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कितने अच्छे से आप इन सभी स्टेजेस को पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो यही स्टेज अगर आप खुद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी स्टेजेस के थ्रू प्रिपरेशन आपकी कैसे हो सकती है, वो ही काम मैं आप लोगों का आसान करने के लिए आया हूं आज के वीडियो में। सो अभी तक हमने पूरा तरीका देख लिया, यही तरीका बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो करते हो, मोस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज, उसके लिए भी लगभग यही प्रोसेस हमारा जो है वो चलता है। तो ज्योग्राफी में चलिए सबसे पहले देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ज्योग्राफी का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया बाय दी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ हरियाणा, वहां देखिए क्या बोला गया है। जनरल स्टडीज का हमारा पहला पेपर है, इसके अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक लाइन भी नहीं है। ठीक है, आपके 4 वर्ड्स के अंदर ज्योग्राफी का सिलेबस लिख दिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इट इज लाइक एवरीथिंग। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना है ज्योग्राफी के बारे में? क्या सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए? क्या सारी लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। ये जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको थोड़ा सा डिसाइफर करके भी सर्विस कमीशन ने हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने क्या कहा, इन जियोग्राफी एम्फेसिस विल बी ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया. Questions on the geography of India will relate to the physical, social and economic geography of the country, including the main features of Indian agricultural and natural resources. तो ये जो डिस्क्लेमर दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसने हमें क्या बता दिया कि देखो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपके सिलेबस का पार्ट है, यानी प्रीलिम्स में मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं इंडियन ज्योग्राफी के भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के आएंगे उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, एम्फेसिस दिया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। और इंडियन ज्योग्राफी में हम फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हर तरीके की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब इंडिया के लैंड फॉर्म्स, लैंड फीचर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, जो भी डिफरेंट लोकेशंस हैं सिटीज की, वो आपको पता हो। फिर आता है सोशल ज्योग्राफी इंडिया की, यानी कि इंडिया की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, कितना लिटरेसी रेट है, कैसा सेक्स कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से रूरल अर्बन एरियाज में वो पॉपुलेशन रहती है, वर्क फोर्स क्या है, ये सारी चीजें आपकी सोशल ज्योग्राफी में आ जाएंगी। इवन योर ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर एग्जाम्पल, इंडिया
के कौन से पार्ट में, कौन से रीजन में कौन से ट्राइब्स रहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जहां हम डिस्कस करते हैं इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां भी हो रही हैं, उसके बारे में हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में किस जगह पे कौन सा रिसोर्स मिलता है, अगर पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, तो इंडिया में अगर मिल रहा है तो कहां मिल रहा है, कॉपर, कोल, निकल, आयरन, ये सारे जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, बॉक्साइट, ये सारे जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, इंडिया के कौन से हिस्सों में मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अलग से मेंशन किया गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज ऑल्सो। एंड इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द हरियाणा सर्विस कमीशन प्रीलिम्स, तो वहां आपको पता चलता है कि ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस में जो आते हैं उसमें एग्रीकल्चर टॉपिक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रबी, खरीफ और आपकी जायद क्रॉप्स, क्रॉपिंग सीजन कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं, कौन सी नई हेल्दी प्रैक्टिसेस आ रही हैं जो एग्रीकल्चर को ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे और कम से कम वाटर में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि पंजाब और हरियाणा के 2 स्टेट्स में काफी सक्सेसफुल हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को दूर करने के लिए क्या चीजें करी जाती हैं, ये सारी चीज आपके ज्योग्राफी का पार्ट बनने वाली है। सो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, बट इसके अंदर से एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर जो है हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, खास तौर पे एग्रीकल्चर के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और जो इंडिया की डेमोग्राफी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर, और इंडिया के लैंडफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर एक तरीके से तो हमने सारी ज्योग्राफी यहां पर देख ही ली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके बाद आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ट्रेंड्स को देख करके भी। 2014 और 2019 ये 2 हमारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हुए हैं हरियाणा सर्विस कमीशन की तरफ से। ये 2017 का हमारा एग्जामिनेशन था, 2019 में इसका जो है प्रीलिम्स उसको कंडक्ट किया गया था। सो अगर हम इन दोनों प्रीलिम्स के पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले 2014 के पेपर में 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल जियोग्राफी, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन जियोग्राफी, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मैप बेस्ड जियोग्राफी। मैप बेस्ड जियोग्राफी का मतलब क्या है? मैप बेस्ड ज्योग्राफी का बेसिक मतलब यह है कि हमें यह पता होना चाहिए मैप पे लोकेशंस को हम लोग जो चेक करते हैं, जैसे कि कंट्रीज के बॉर्डर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, एस्टुअरीज, जो आपकी गल्फ्स, बेज, सीज होते हैं, डिफरेंट ओशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैप बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। जैसे सीधा पूछ लिया कि हमें 3-4 इंडियन सिटीज दे दी, या 3-4 वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट या फेमस सिटीज हैं उनका नाम दे दिया, बोल दिया कि ईस्ट से वेस्ट अरेंज कर दो, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दो। तो ये कैसे कर पाएंगे अगर हमें मैप की अच्छी खासी नॉलेज होगी, लोकेशंस ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर आपको पता होंगे, देन आप ये चारों क्वेश्चन जो आपके मैप बेस्ड आए थे उसको इजीली आंसर कर पाते। फिर बात आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की। एक ही क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का आया था, वहां भी एक इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी किस स्टेट में पाई जाती है वो चीज हमसे पूछी गई थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये जो क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के, दीज वर मोस्टली रिलेटेड टू, देयर वर 4 क्वेश्चंस आस्क्ड एंड दीज 4 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, और इंडिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बने हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए थे। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्वेश्चन आया था, हम लोगों को क्वेश्चन आया था कि बायोडायवर्सिटी एक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास किया है, कौन सी कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए पास किया गया। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं हमें पूछे गए थे। 2019 का जो पेपर हुआ, थोड़ा सा ट्रेंड में बदलाव हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी स्टिल इज बीइंग आस्क्ड, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए, और इन 7 क्वेश्चंस में से भी 3 और 4 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया में कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन सी जायद क्रॉप है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। जो इंडिया की सॉइल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन थे। तो हमें पता लगा इंडियन ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है वो ज्यादा रह सकता है, मेरा भी ऐसा मानना है, हरियाणा की एग्जामिनेशन के अंदर। देन मैप बेस्ड क्वेश्चंस वर 3 क्वेश्चंस एंड नो क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द ह्यूमन ज्योग्राफी और द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इस वजह से इंडियन, फिजिकल एंड मैप बेस्ड, ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को सबसे प्रायोरिटी पे कवर करने हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन भी आप लोग इजीली आंसर कर देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो जो हम सेंसस 2011 का डेटा यूज करते हैं, लगभग उसी डेटा के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर लिस्ट निकालें, ये आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, हमने बोला फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और इस फिजिकल ज्योग्राफी में मैं सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। इसमें आपका सोलर सिस्टम आता है। सबसे पहले सोलर सिस्टम वेरी, आई विल नॉट से वेरी इजी टॉपिक, बट काफी सिंपल टॉपिक है। इसको बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सोलर सिस्टम में एक सन है, बाकी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे बड़ा मून, सबसे छोटा मून, एस्टेरॉइड बेल्ट, इन सभी टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता हो तो सोलर सिस्टम ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लास्ट पेपर्स की बात करें तो क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से पूछे गए थे कि रिसेंटली अ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट हैज बीन डिस्कवर्ड इन सोलर सिस्टम, तो उसका क्या नाम है? लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है तो उसका क्या नाम है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। किसी भी रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक्स में जहां पर सोलर सिस्टम की बात की गई होगी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आती है बात अर्थ के इंटीरियर की। क्रस्ट, मैंटल, कोर, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इस स्ट्रक्चर के बारे में जो हम स्टैटिक स्टडी करते हैं वो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक साइकिल एंड लैंड फॉर्म्स, द डिफरेंसेस बिटवीन इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, लैंड फॉर्म्स जैसे कि हमारी रिवर वैलीज, मिएंडर्स, जो बीचेस पे हमारे बार, हुक, स्पिट्स बनते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से मोरेन्स बनते हैं, ग्लेशियल वैलीज बनती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाएंगे। विंड एंड वेदर, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंड सिस्टम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से पूरे प्लैनेट पे वेरी करता है, और विंड सिस्टम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो वेदर पैटर्न्स क्रिएट होते हैं डिफरेंट एरियाज में, उसकी बात होगी। हीट बजट इन आवर एटमॉस्फेयर, जो भी एनर्जी सन से आ रही है उसकी वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलते हैं, उसका डिस्कशन होगा। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ विंड्स एंड वेदर सिस्टम इन आवर एटमॉस्फेयर। फिर बात आती है ओशनोग्राफी की। ओशन से जुड़े हुए कुछ हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो ओशन सैलिनिटी हो, ओशन में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओशन करंट्स हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हमारे ओशनोग्राफी के अंदर इंक्लूडेड हैं। एंड देन फाइनली और जियोफिजिकल फिनोमेना, देयर आर सर्टेन फिनोमेना जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, सुनामीज जो आती हैं, ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो इंडिया में आती हैं और पंजाब हरियाणा के रीजन में विंटर रेनफॉल करती हैं, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड हैं। सिस्टमैटिकली आप इसको स्टडी करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को आप उठाएंगे तो आपको वहां ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप सिविल स्टैप का कोर्स अगर आप ले रहे हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का कोर्स ले रहे हैं तो वहां भी आपको सारी चीजें जो हैं सिस्टमैटिकली कवर्ड मिलेंगी। क्लियर है? अब देखो, अब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में एग्जामिनर ने हमें बोला है कि ज्यादा फोकस होगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, तो आपको भी ध्यान रखना है कि पूरी ज्योग्राफी प्रिपेयर जरूर करेंगे हम, बट मोर फोकस, मोर रेलेवेंस विल बी गिवन टू इंडियन ज्योग्राफी, लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इंडियन बॉर्डर्स दूसरी कंट्रीज के साथ, चाहे वो हमारा लैंड बॉर्डर हो, चाहे हमारी मरीन नेबरिंग कंट्रीज हो लाइक मालदीव्स, लाइक योर श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज के बारे में जो इंडिया का बॉर्डर जो शेयर हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इन बॉर्डर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। स्टेट्स जो है इंडिया के अंदर, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस दूसरे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। बहुत ही ट्रिवियल से क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। देन लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, there might be certain places which are in news because of some incidents, because of some reasons। कुछ ऐसे शहर होंगे, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे, कुछ ऐसी लोकेशन होगी, माउंटेन रेंज होगा या कोई रिवर होगी जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी आपको जो है पूरी पक्की तरीके से पता हो। स्पेशली इन हरियाणा ऑल्सो द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बी इट कल्चरली इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, किसी भी वजह से कोई अगर हरियाणा की जगह इंपॉर्टेंट लगती है, न्यूज में आपको बहुत बार देखने को मिल रही है, तो उस जगह का लोकेशन भी आपको पता हो। रिवर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑब्वियसली इंडिया का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, पेनिनसुलर इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, अलग अलग माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस, रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है इंडियन मॉनसून्स की। इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक। आपको अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला तो मेंस में तो पक्का देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में भी बहुत चांसेस हैं कि इंडिया के क्लाइमेट या मॉनसून से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले। फिर बात आती है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। पॉपुलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं,
पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है, मेल फीमेल का रेशियो कैसे है पॉपुलेशन के अंदर, लिटरेसी रेट कैसी है पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन का कितना एज ग्रुप कैसा है, यानी कि पॉपुलेशन के कितने लोग वर्किंग क्लास में है, वर्किंग एज में है, और पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जो है वो चाइल्ड या एल्डरली के पास है, एल्डरली कॉम्पोजिशन है। ये सारी चीजें आपको डेमोग्राफी में पढ़नी होती हैं। फिर बात आती है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज की। यहां पर हम एग्रीकल्चर को अलग से डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रीज को, या इंडस्ट्रीज में हम यहां इंक्लूड कर रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, कि जो माइनिंग की जा रही है, डिफरेंट मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, दोज थिंग्स आर ऑल्सो टू बी स्टडीड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट अप, ये इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हमें मैप बेस्ड ज्योग्राफी स्टडी करनी है। ये सारी मैप बेस्ड जो स्टडी है वो एटलस से होने वाली है, और इसमें मेरा सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिन में हर दिन शाम को 5 to 10 मिनट्स, मे बी 15 मिनट्स सोने से पहले, डिनर करने के बाद 15 मिनट आपको अपना एटलस को देखना है, और सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। इसका मतलब आपने डिसाइड कर रखा है कि आज 2-3 दिन जो है मैं एशिया को स्टडी करूंगा एटलस पे, उसके बाद मैं नॉर्थ अमेरिका को स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं किसी और जगह को स्टडी करूंगा। सो 15 मिनट्स ईच डे आफ्टर डिनर अगर आप दे देते हैं, और एक मैप को बस आपको देखना है, कुछ ज्यादा उसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे जो है वो बैठ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे माउंटेन्स एंड प्लेटूज, इंडिया के भी, दूसरी कंट्रीज के भी, चाहे वो यूरोप है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट प्लेटूज और डिस्टिंक्ट रीजन्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स मैप पे ही आप देखते हो, चाहे वो एशिया की लेक्स हो, नॉर्थ अमेरिका की लेक्स हो, यूरोप के लेक्स हो, रिवर्स हैं जो यूरोप, एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में आपको पता हो। मार्जिनल वाटर बॉडीज, एग्जामिनर को बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, और हरियाणा के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एग्जामिनर जान के ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है जहां पर आपसे नाम पूछ रहा है स्ट्रेट्स का, आपसे नाम पूछा जा रहा है गल्फ्स का, बेस का, मार्जिनल सीज का। जैसे फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बोथ दीज वाटर बॉडीज दे आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। वहीं आप अटलांटिक ओशन में जाते हैं तो कैरिबियन सी वो आपके अटलांटिक ओशन का पार्ट है, कैनरी सी वो आपके अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो ये जो मार्जिनल सीज, बेस, गल्फ, स्ट्रेट्स हैं, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड के किस हिस्से में ये जो चीजें हैं वो लोकेटेड है। फिर कंट्री कैपिटल्स, नॉट ऑल कंट्रीज बट ऑब्वियसली हैव टू मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एशिया पे फोकस करते हुए आपको सभी कंट्रीज का कैपिटल जो है वो पता होना चाहिए, नाम क्या है, लोकेशन क्या है। एंड देन फाइनली और सम इंपॉर्टेंट रीजन्स, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज वहां पर इजराइल है और हमारी जो अदर अरेबियन कंट्रीज हैं लाइक जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड फर्दर साउथ यू कैन सी इराक, कुवैत, ये सब जो हमारी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का आपस में जो डेमोग्राफी है, आपस में जो बॉर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर द इंडियंस ऑल्सो दिस एंटायर रीजन इज वेरी स्ट्रेटेजिक रीजन। इसके बाद आप जाइए अरेबियन पेनिनसुला पे, स्ट्रेटेजिक रीजन है। आप जाइए यूरोप के अंदर, ब्रिटिश आइलैंड्स के बाद जो हमारे फ्रांस, स्पेन जैसी कंट्रीज हैं, उन इंपॉर्टेंट रीजन्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उस इंफॉर्मेशन में क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उन कंट्रीज का बॉर्डर शेयरिंग किस तरीके का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल से कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको एक कंट्री चूज करनी होगी जो इजराइल से बॉर्डर को शेयर नहीं करती है। बट ये तभी आप इजीली और परफेक्टली आंसर कर पाएंगे अगर आपने एटलस की स्टडी कर रखी है। तो बहुत टाइम जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो उसमें सीरिया का नाम आ रहा होता है, यूरोप का नाम, टर्की का नाम आ रहा होता है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी कंट्रीज के बारे में कोई न्यूज आती रहती है। तो आपको इंपॉर्टेंट रीजन्स को आइडेंटिफाई करके उन रीजन्स को भी जो है स्टडी करना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की, जहां पर हम कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं। क्या डेफिनेशन होता है इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का, क्या डिफरेंट फंक्शंस चलते हैं इकोसिस्टम के अंदर, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फोना फ्लोरा की अलग अलग स्पीशीज इंडिया में कहां मिलती हैं, कौन से इंडिया के रीजन्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, कौन से रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसी में हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की। और 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ HCS। देन इंटरनेशनल कन्वेंशंस व्हिच आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट,
maybe the conventions for combating climate change, maybe the convention for biological diversity protection, maybe the convention for migratory species। तो बहुत सारी अलग अलग कन्वेंशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंडियन लॉज एंड बॉडीज लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो इंडिया के अंदर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें भी आपको पता हो। एंड फाइनली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये जो ह्यूमंस का किया धरा है, ह्यूमंस की वजह से जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं which have to be studied by us, and after the identification of important topics then we go towards the previous year questions। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने टॉपिक्स तो आइडेंटिफाई कर लिए थे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में कैसा क्वेश्चन हमें आ रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली किस प्रोसेस की वजह से बनती है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी का स्टडी करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी करेंगे, तो वहां हम अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो लैंड फॉर्म्स की डेवलपमेंट करती हैं। तो रिफ्ट वैली कौन से फोर्स की वजह से बन रही है? इट विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों सिंपल है? इसलिए सिंपल है क्योंकि जो स्टैंडर्ड मटेरियल, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे दूसरी बुक्स हो, जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स के द्वारा पढ़ी जा रही हैं, उन सभी मटेरियल्स के अंदर से डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हमसे पूछा गया कि रॉक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर अगर आपको पता है मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, एग्जांपल्स पता है आपको सभी रॉक्स के, तो इजीली आप आंसर कर दोगे। इस क्वेश्चन में आप आराम से बोलोगे कि देखो मार्बल जो है इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, रेस्ट ऑल योर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, following names is given to the planetary winds moving between the tropics, monsoon westerlies, polar winds, trade winds। अब जो ट्रॉपिक्स के बीच में एयर का ट्रांसफर हो रहा है, जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? और मैंने अभी आपको बताया विंड्स एंड वेदर फिनोमिना जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ोगे तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आंसर होगा। फिर बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या है। बहुत ही स्टैटिक चीजें हैं हमारे ज्योग्राफी का पॉइंट, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में जो आपसे पूछी गई हैं। दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। आफ्टर दैट, पामीर माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ नॉट ऑफ दी व्हाट। एटलस को पढ़ोगे, इंडिया के नेबरहुड को पढ़ोगे, सेंट्रल एशिया को थोड़ा स्टडी करोगे, आपको पता लग जाएगा कि जो पामीर नॉट है वहां पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आकर इकट्ठा होती हैं, एग्रीगेट होती हैं, और उसमें से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको मैप की अच्छी खासी नॉलेज है। इंडियन ज्योग्राफी को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स। नर्मदा तापी रिवर्स के बीच में कौन सा वाटर डिवाइड है? वाटर डिवाइड का मतलब जो दो अलग अलग रिवर्स के बेसिन्स को डिफरेंशिएट करता हो, दैट इज योर वाटर डिवाइड। फॉर एग्जांपल, अंबाला in Haryana is acting as a water divide between Indus river system and Ganga river system। अंबाला के वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो आपको इंडस रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा, रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर ऐसी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। अगर अंबाला के ईस्ट में जाते हैं तो यमुना और यमुना की ट्रिब्यूटरीज, गंगा एटसेट्रा रिवर्स मिलती हैं जो कि गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है नर्मदा और तापी के बीच का जो है वाटर डिवाइड क्या है, और वो सिंपली आप बता सकते हो कि सतपुरा रेंजेस। सतपुरा के नॉर्थ में नर्मदा है, सतपुरा के साउथ में तापी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा। अगेन रिवर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, माटाटीला हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। अगेन रिवर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इंडिया कोस्ट लाइन मेजर्स, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के बारे में जब भी स्टडी करने जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक स्टडी हम लोगों के द्वारा की जाएगी। बेसिक स्टडी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया का बॉर्डर कितना लंबा है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का बॉर्डर किस तरीके का है, और ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल स्टैटिक सब्जेक्ट से पूछी गई हैं। सो आई विल से कि ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन बस इतना है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाकी एस्पिरेंट्स से ज्यादा आपके मार्क्स आए, और वो तभी आ सकते हैं जब आपकी प्रिपरेशन इन सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी अच्छी खासी आपने कर रखी है। अब देखो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पोडू, बीवर, पेंडा, दे आर लोकल नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में सबसे पहली टाइप हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, और उसमें ही बताया जाता है कि पोडू, बीबर, पेंडा, झूम, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी इसको पढ़ लो। सॉइल्स इंडिया में जो मिल रही हैं उन सभी सॉइल्स का प्रोफाइल यहां पर क्लियर है, वेरी इजिली यू कैन रीच एट द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप।
खरीफ क्रॉप कौन सी है आपको पता होना चाहिए, किस सीजन में ग्रो की जाती है, किस सीजन में नहीं ग्रो की जाती। रबी, खरीफ, जायद, इन तीनों तरीके की क्रॉप्स का क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपको पता होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली जो है इस आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। मस्टर्ड जो है दिस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। रेस्ट, ज्वार, पैडी, सोयाबीन ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। चिली और टर्मरिक का हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है, कैसे पता चलेगा? अगेन व्हेन यू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर यू विल ऑब्वियसली स्टडी अबाउट एग्रीकल्चरल आउटपुट। कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप्स को ज्यादातर ग्रो किया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में कौन सी क्रॉप्स ज्यादा ग्रो की जाती हैं, सेंट्रल इंडिया में कैसी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, साउथ इंडिया में कैसी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। ऑल दीज डेटा, ऑल दिस कंटेंट इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऑल दी स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद अब मैप बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए। यूकाटान स्ट्रेट जॉइंस विच टू कंट्रीज, तभी आंसर कर पाओगे जब यूकाटान स्ट्रेट कहां है आपको पता है। ठीक है, यूकाटान स्ट्रेट इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में कौन सी दो कंट्रीज को ये ज्वाइन करने का काम कर रही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, यूकाटान स्ट्रेट स्प्लिट्स और डिवाइड्स विच टू कंट्रीज, लेकिन यहां पर ज्वाइन टर्म यूज किया गया है तो वो भी चलेगा, और यहां पर आप मैप्स को स्टडी करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट, डंकन पैसेज, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डंकन पैसेज इज अ नैरो वाटर बॉडी विच एक्ट्स एज अ डिवाइड बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और वहां पर अगेन आपका डंकन पैसेज क्या है, मैप्स के थ्रू आंसर करोगे। Which straits divides Europe from Africa? Again map based question है। Which among the following cities has the midday sun exactly overhead only once in a year? Again ये क्वेश्चन आप आंसर तभी कर पाओगे जब ये ऑप्शन में दी गई सभी सिटीज का आपको लोकेशन पता होगा मैप के ऊपर। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को आंसर करने को मिलते हैं। 3-4 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मैप बेस्ड देखने को मिल सकते हैं, तो इसका मतलब है मैप्स पे दिया गया इन्वेस्टमेंट, मैप्स पे दिया गया आपका जो टाइम है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। क्वेश्चंस आपको जो मैप से पूछे जाएंगे वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, और उनको आप आंसर कर सकते हो करेक्टली अगर आपने मैप्स को एक्यूरेटली जेन्युइनली स्टडी कर रखा है। फिर हमारी दोस्तों बात आती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की, एंड लुक एट द क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कौन से कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए लाया गया। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और अपने इन्वायरमेंटल लॉज जो इंडिया में हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट एक्ट हो चाहे वो एनजीटी का एक्ट हो, अगर इन लॉज के बारे में आपने पढ़ रखा है तो अगेन योर आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस विल नॉट एट ऑल बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट अप, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बुक लिस्ट। अब देखिए बुक लिस्ट का मतलब है कि अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे कहां से कवर किए जाएंगे। सबसे पहले द गॉस्पेल फॉर अस इज योर आवर एनसीईआरटीज। 6th से लेकर 12th तक की जो हमारी एनसीईआरटीज हैं, इन एनसीईआरटीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ योर सिलेबस जो एग्जाम में आपको आने वाला है वो यहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देयर आर सर्टेन रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। ये रेफरेंस बुक्स आप तभी पढ़ते हैं वंस यू आर डन विथ योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आपका एक बेसिस बनाती हैं, फाउंडेशन बनाती हैं, और उसके बाद स्टडी अगर आपको करनी है तो आप रेफरेंस बुक्स को भी यूज कर सकते हो, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग इज देयर, इंडियन ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज अगेन बाय माजिद हुसैन, एंड एटलस के लिए आप ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की कोई भी अच्छी एटलस ले सकते हो। तो ये बुक्स आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो एनसीईआरटीज में नहीं है वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको इन रेफरेंस बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इन बुक्स को यूज करने जा रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि ये सारी बुक्स पढ़ने का आपको फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने सर्टिफिकेट फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोगों को बता दिया, अब आप उसी बुक को चाहते हो कि मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ दूं, ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटीज तो पूरी पढ़नी है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इन बुक्स में से आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके स्टडी करनी है। आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं स्टडी करने जिनको एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। आपको अपने जो प्लान बनाया है, आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इन बुक्स की स्टडी करनी है, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ये स्ट्रैटेजी सेशन था फॉर दी सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज नाउ कंक्लूडिंग। और कंक्लूजन में मैं आप लोगों को यही बता देना चाहता हूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को आएंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखते हुए। बट ऑब्वियसली मैं बिल्कुल कोई चीज गारंटी के साथ तो आपको नहीं बता सकता हूं, एंड इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो
ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन देने जाएं और वहां पर आपको थोड़ा चेंज्ड पैटर्न दिखे, थोड़े चेंज तरीके के क्वेश्चंस दिखें और आपको लगे कि यार मेरी तैयारी तो बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस के लिए थी। तो ऐसा नुकसान हम लोग नहीं करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी वांट कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर शायद ज्यादा टाइम दें, ज्यादा एफर्ट दें, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सिलेबस में लिखा गया कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन वो उस एग्जाम में पूछ लिया गया, तब भी हमें उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई सिविल स्टैफ हैज आल्सो ब्रॉट a comprehensive course for the हिमाचल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहां पर हम इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाते हैं और इसी के साथ ये कोशिश भी करते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बट सिलेबस के थ्रू या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू सीधा सीधा हमें नहीं पता लग रहा, ऐसे टॉपिक्स को भी हम लोग कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज द नोट्स बाय सिविल स्टैफ, और यू कैन यूज द नोट्स और गाइडेंस फ्रॉम एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ ओनली बाय यूजिंग द रेफरेंस बुक लिस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड की। लेकिन किसी भी तरीके से आप तैयारी करो, ध्यान में वो स्टेप्स रहने चाहिए जो हमने स्टार्ट किए थे फ्रॉम सिलेबस, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन PYQs, देन योर नोट्स विच यू हैव टू मेक, एंड देन योर टाइम मैनेजमेंट, जो आपका पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन आउटपुट देने वाला है। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। क्लियर है दोस्तों? सो इसी के साथ आज का इस सेशन जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप ऑन ग्रोइंग, एंड जय भारत, जय हिंद।